हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रोमांटिक एज, जिसकी शुरुआत हुई थी 1798 में और ये ख़त्म हो रही है 1837 में। उसके बाद विक्टोरियन एज सामने आ रहा है। तो अगर हम इससे पहले वाले एज के बारे में बात करें तो वो है एज ऑफ सेंसिबिलिटीज़, जो अगस्टन एज के बाद आती है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का जो इंस्पिरेशन है वो एक्चुअली आ रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी की बात कही गई थी। तो इन सब को हम अगर मद्देनज़र रखें तो हमें पता चलता है कि इस समय में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किस चीज़ का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इसकी शुरुआत होती है लिरिकल बैलेट के साथ, जिसको पब्लिश किया गया था 1798 में। और किसने करवाया था? विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनके साथी थे सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसको हम लोग जानते हैं एसटी कोलरिज के नाम से भी। तो अब रोमांटिक जो पोएट्स हैं ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो नेचर के प्रति अपना प्यार दिखाते थे अपनी कविताओं में। नेचर को अपना सब कुछ मान लेते थे। वो जो लॉजिक और रीज़न का एज था उससे थोड़ा हटके था। यहाँ पे नेचर के प्रति जो लव दिखाया गया उसी को पोएट लोग अपने कविताओं में सजा के लाते थे। और इस समय कौन राजा था? इस समय जो राजा था इंग्लैंड का, उसका नाम है जॉर्ज द थर्ड। वो इंग्लैंड के राजा थे। इसके बाद अगर हम कहें कि अगस्टन एज जो हो रहा है वो रीज़न और लॉजिक के साथ चल रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही थी। या फिर जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी अगर कहें, जो रोमांटिक एज के पहले चल रहा था, उस एज में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जिसका इफेक्ट आता है रोमांटिक एज में, वो होता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में। हर कोई शहर की तरफ आ रहा था, गांव छोड़ दे रहे थे, वो खेती बाड़ी छोड़ रहे थे, वो गांव यानी नेचर से दूर जा रहे थे। तो इसको दोबारा रीगेन करना था। और साथ ही साथ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। मतलब आप अगर लॉजिक और रीज़न में रह जाएंगे तो आप इमोशन से भाग जाते हैं। तो इस इमोशन को दोबारा लाया जा रहा था रोमांटिक एज में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा। अब बात करते हैं अमेरिका की इंडिपेंडेंस की। जो जॉर्ज द थर्ड रहते टाइम कैजुअली उनके हाथों से अमेरिका निकल जाता है। और इसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कैसा राजा मिला है हमें कि हमने अपना एक कॉलोनी फिर से खो दिया। और अगर हम प्री रोमांटिक एज की बात करें, जिस समय कुछ और पोएट्स जो जिनको हम लोग ग्रेवयार्ड पोएट्स के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत कर दी थी। मतलब नींव उन्होंने रख दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था ऑलरेडी ये रोमांटिक एज आने से पहले ही। जिसमें बहुत ही ख़ास आपको कुछ नाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर, एडवर्ड यंग। इसके अलावा आप देखेंगे कि विलियम ब्लेक, जो कि ना एक बहुत ही बड़ा नाम है, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके पोएम्स को छापा गया वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। और अगर हम डेट्स की बात करें तो विलियम ब्लेक ने 1789 में लिखा था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और 1794 में उन्होंने लिखा था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर हम रोमांटिक एज की बात करें तो यहाँ पे इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ना कि रीज़न पे। पिछले एज में अगर आप देखेंगे, जो रोमांटिक एज के पहले वाला एज था अगस्टन एज खास करके, वहाँ पे रीज़न और लॉजिक पे ही बात की गई थी। तो अभी इसकी बात कर लेते कि सबसे पहला जो राइटर था उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनके साथ थे सैमुअल टेलर कोलरिज। ये सबसे पहली बार 1795 में मीट करते हैं, मिलते हैं, और 3 सालों के भीतर वो एक बहुत ही बड़ा अपना कलेक्शन ऑफ पोइट्री सामने लेके आते हैं, जिसका नाम है लिरिकल बैलेट, जिसको पब्लिश किया गया था 1798। और मैंने पहले भी कहा है कि इसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। और इनको हम लोग लेक पोइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हाँ एक बात और ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ या कोलरिज नहीं है, इसमें रॉबर्ट साउदी भी शामिल है। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि इनको लेक पोइट्स क्यों कहा जाता है? इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उसका नाम था लेक डिस्ट्रिक्ट। जो इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट था वही उनका कारण था, और वहाँ पे बहुत सारे लेक्स भी थे।
और अगर हम रॉबर्ट सऊदी के बारे में बात करें तो रॉबर्ट सऊदी उस समय 1813 से लेके 1843 यानी 1813 से लेके 1843 तक वो पोएट लॉरेट बने रहे इंग्लैंड के। और उनकी मौत के बाद 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ बन जाते हैं पोएट लॉरेट, और उनकी मृत्यु तक वो पोएट लॉरेट बने रहते हैं 1850 तक। और इस समय के एक और पोएट के बारे में अगर हम बात करें तो उनका नाम है वॉल्टर स्कॉट। वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, और साथ ही साथ वो हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट भी थे। तो ये भी एक फेमस उनका नाम आता है रोमांटिक पोएट्स में। और अगर हम बात करें जनरेशन्स की तो रोमांटिक पोएट्स के दो जनरेशन हैं यहाँ पे। एक होता है फर्स्ट जनरेशन पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स, और दूसरा है सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। तो पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे। तो सबसे पहला नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड सैमुअल टेलर कोलरिज और रॉबर्ट सऊदी। इनके साथ साथ और भी जो इसी समय काल में थे तो वो आ जाते हैं आपका वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स लैम्ब जो एक एसेइस्ट थे, और विलियम हैज़लिट जो एक एसेइस्ट थे, क्रिटिक्स थे, पेंटर थे, साथ में फिलोसोफर भी थे। और अगर हम बात करें कि सेकेंड जनरेशन में तब कौन कौन आएंगे तो सेकेंड जनरेशन में आएंगे पीबी शैली, जॉन किट और लॉर्ड बायरन। और इसके साथ आपको मैरी शैली भी यहाँ पे आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, बट वो स्पेशली इसके लिए पहचानी नहीं जाती है। उनको पहचाना जाता है कि वो एक तो है कि पीबी शैली की वाइफ थी, और साथ ही साथ उन्होंने लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और अगर इस समय काल में महिलाओं के बारे में बात की जाए तो जेन ऑस्टिन का नाम सबसे ऊपर आएगा। शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट। उनके नॉवेल्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होते थे, फिर भी बहुत ही ज़्यादा रीडर्स उन्हें पढ़ते थे। उनकी कामयाबी बहुत चरम पे थी। तो उनके कुछ पॉपुलर वर्क्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में उन्होंने लिखा था। इसके अलावा नॉर्थएंगर एबे, ईमा मैन्सफील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन। जो परसुएशन था उनका लास्ट कंप्लीट नॉवेल माना जाता है। मगर इनके बारे में एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है कि इनके मौत के बाद इनको फेम प्राप्त हुआ। यानी कि जब वो ज़िंदा थे तब उन्हें कोई पूछता नहीं था। वो पब्लिशर के पास जाते थे, उनकी कहानियों को रिजेक्ट किया जाता था बिकॉज शी इज़ अ लेडी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स की, तो इसमें मैंने पहले ही कहा है कि बायरन, शैली और कीट्स यहाँ पे शामिल होंगे। और इनके बारे में दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि ये सारे के सारे बड़े ही हैंडसम पोएट्स थे, और साथ ही साथ ये बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और पीबी शैली की जो वाइफ थी मैरी शैली, वो फ्रैंकेनस्टाइन लिखती है 1818 में, और ये एक गॉथिक नॉवेल था, और इसको हम एक तरह से साइंस फिक्शन भी मान सकते हैं। जो ये पीबी शैली थे उनके बारे में भी बता दूं कि उन्हें भी फेम आफ्टर डेथ मिला था। वो भी जब ज़िंदा थे तो उनको उतना नहीं पहचाना गया, मगर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि 1837 में इसका अंत होता है। इस एज का वो किस प्रकार अंत होता है, क्योंकि उस टाइम क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बन जाती है, और जब वो बनती है तो इसी के साथ इस रोमांटिक एज का अंत माना जाता है और विक्टोरियन एज की शुरुआत। तो इस प्रकार ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है मैंने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो यू कैन डिसलाइक इट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।